नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, विराट कोहली, पीवी सिंधु या फिर मनु भाकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन शेखोम मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चानू न्यूट्रीलाइट डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगी। भारोत्तोलक चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 16 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे WHD हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में हम 12वां WHD मना रहे हैं। 2021 WHD का विषय है #TheHumanRace। जलवायु कार्रवाई के लिए एक वैश्विक चुनौती उन लोगों के साथ एकजुटता में जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। चलिए जानते हैं कि विश्व मानवतावादी दिवस को 19 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। 19 अगस्त उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन इराक के महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वेरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए थे। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद 19 अगस्त 2009 को पहली बार विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तीसरा प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की? इसके ऑप्शंस हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 4वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की और न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षितिज का विस्तार करने का आह्वान किया। भारत के पास 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है। इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की थीम को चुना। चलिए जानते हैं इस बैठक के विषय में। ब्रिक्स मंत्रियों ने उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता का आह्वान किया। इसे उद्योग के आधुनिकीकरण और परिवर्तन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी। उन्होंने आईपीआर को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध किया और एनडीबी के साथ सहयोग करने की अपनी मंशा व्यक्त की। बैठक का समापन एक समूह के रूप में एक साथ काम करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सतत विकास के लिए 2030 की एजेंडे को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध मंत्रियों के साथ हुआ। चौथा प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार 2023 के बाद भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 सालों के लिए प्रायोजित करेगी? इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार या फिर असम सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद ओडिशा सरकार अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी। राज्य सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करना शुरू किया। टीमों ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देते हुए यह बात कही। पांचवा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में सेना ने कितने किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले रेस का आयोजन किया है? इसके ऑप्शंस हैं 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 400 किलोमीटर।
जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को मेजर जनरल राजीव पुरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिन्होंने रिले का नेतृत्व किया, जिसके बाद अन्य सैन्य कर्मियों ने बारीकी से काम किया। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। दौड़ ने भाईचारे की भावना को जगाया, क्योंकि प्रत्येक सैनिक ने जिम्मेदारी के क्षेत्र यानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉमरेडशिप का प्रतीकात्मक राष्ट्रीय ध्वज ले लिया, इसे अन्य इकाइयों को सौंप दिया जो युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया? इसके ऑप्शंस हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियतनाम। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने दोनों नौसेनाओं के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किया। भारत से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने अभ्यास में भाग लिया और वियतनाम से पीपुल्स नेवी से फ्रिगेट बीपीएनएस लाई थाई 2 ने। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के महत्व के विषय में। इसने पेशेवर आदान प्रदान की जटिलता और पैमाने में भारी उछाल सुनिश्चित किया है। यह यात्रा भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारतीय नौसेना के जहाजों ने वियतनाम में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत रहे हैं। इस साल जून में दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा वार्ता की और भारतीय नौसेना के जहाज अक्सर वियतनामी बंदरगाहों का दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग बढ़ रहा है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का 2021 संस्करण कहाँ शुरू हो गया है? इसके ऑप्शंस हैं नैरोबी, रोम, जेनेवा या फिर जकार्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नैरोबी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का 2021 संस्करण केन्या के नैरोबी में शुरू हो गया है। गवर्निंग बॉडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दुनिया भर में महत्वपूर्ण उपकरणों की यात्रा और रसद पर यात्रा करने वाली टीमों पर कोविड का प्रभाव एक चुनौती साबित हुआ है। यह आयोजन मूल रूप से 2020 के लिए निर्धारित किया गया था। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 17 से 22 अगस्त 2021 तक आयोजित की गई है। आठवां प्रश्न है, ओलंपियन परट्टू रविंद्रन गोलकीपर को कहाँ के साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया जाना तय है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, गोवा, उड़ीसा या फिर गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। ओलंपियन परट्टू रविंद्रन श्रीजेश गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को केरल में साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाना तय है। श्रीजेश उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। पीआर श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। ओडिशा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी की जानकारी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रदान की। स्मार्ट हेल्थ कार्ड के पीछे का उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करना है। ये कार्ड एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड की तरह काम करेंगे। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक प्रिज्म नामक मंच स्थापित करेगा? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, आईसीआईसीआई,
एसबीआई या फिर आईडीबीआई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षित संस्थाओं यानी सुपरवाइज्ड एंटिटीज द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए स्थापित कर रहा है एक मंच विनियमित संस्थाओं के लिए एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग यानी प्रिज्म के लिए वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो स्वचालन प्रणाली। इसका उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं को उनकी आंतरिक सुरक्षा और लचीलेपन को मजबूत करने और मूल कारण विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। चलिए जानते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म में बिल्ट इन रेमिडिएशन वर्कफ्लो, टाइम ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन और अलर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट और डैशबोर्ड के साथ विभिन्न कार्यात्मकताएं जैसे निरीक्षण, अनुपालन, साइबर सुरक्षा के लिए घटना कार्यक्षमता, शिकायतें और रिटर्न कार्यात्मकता होंगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।